Assalamu alaikum student. Good morning to all of you. I hope that I hope that you all will be very good. You all will be very fine. आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे. आई एम काशिफ इकबाल और लेक्चर डिस्कस करने से पहले वी विल स्टार्ट विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. दैट व्हाट विल बी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे, डिफाइन स्कोप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. करिकुलम डेवलपमेंट का आप स्कोप डिफाइन कर सकेंगे. और दूसरे नंबर पे एक्सप्लेन फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, आप करिकुलम की फाउंडेशन भी एक्सप्लेन कर सकेंगे. सो ये दो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर टुडे. सबसे पहले हमारे पास जो कोर्स आउटलाइन है उसके मुताबिक हम चलेंगे. 1.3 स्कोप ऑफ करिकुलम, स्कोप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो करिकुलम डेवलपमेंट जो है ये एक स्कूल की एक्टिविटी है. और इसकी 4 फाउंडेशन है. ये जो करिकुलम डेवलपमेंट जो एक स्कूल के लिए यूजफुल एक्टिविटी है, इसकी 4 बुनियादी हैं, 4 फाउंडेशंस हैं. ये फाउंडेशन फिलोसफिकल हैं, ये फाउंडेशन हिस्टोरिकल हैं, ये फाउंडेशंस फिजिकल हैं, ये फाउंडेशंस सोशल डेवलपमेंट से रिलेट करती हैं. जहन में रखें, जब भी करिकुलम की प्लानिंग या डेवलपमेंट की जाएगी तो ये 4 फाउंडेशन, इन 4 फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है. इन्हीं 4 फाउंडेशन की बिना पे ही एक अच्छे करिकुलम की इमारत खड़ी होती है. सो ये जो लेक्चर है हमें स्कोप ऑफ करिकुलम के हवाले से इसमें बताया जाएगा. नेक्स्ट हम एक छोटा सा पॉइंट है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम. जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि करिकुलम की 4 फाउंडेशन है, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, फिजिकल, सोशल. अगर हम इन चारों फाउंडेशन को थोड़ा सा डिस्कस करें तो फिलोसफिकल जो डेवलपमेंट है इसमें 3 एस्पेक्ट आते हैं, काउंटेबल हैं. एक है ऑन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, दूसरा है एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तीसरा है एक्सियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. ये तीनों फिलॉसफी की टर्म है, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी. अगर ऑन्टोलॉजी की बात की जाए तो इसमें रियलिटी या एग्जिस्टेंस को देखा जाता है. किसी भी चीज़ की रियलिटी या एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज़ की हकीकत को, किसी भी चीज़ के मौजूद होने को, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में ऑन्टोलॉजी में देखा जाता है. अगर एपिस्टेमोलॉजी की बात की जाए, एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन रेफर्स टू द नॉलेज. नॉलेज क्या है, नॉलेज क्यों है, नॉलेज कैसे आया, नॉलेज की अहमियत क्या है, ये सारी बात एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में की जाती है. तीसरे नंबर पे एक्सियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है. एक्सियोलॉजिकल जो फिलॉसफी है, जो कि हमारी करिकुलम प्लानिंग और फिलॉसफी का डेवलपमेंट का हिस्सा है, बेसिक है. सो इसमें एक्सियोलॉजी से मुराद नॉर्म्स या वैल्यूज़ हैं. अक़दार क्या हैं, रिवायात क्या हैं, इनकी अहमियत क्यों है, एक माशरे के लिए नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की क्या अहमियत है, क्यों ज़रूरत होती है. तो ऑन्टोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल और एक्सियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है ये देखा जाता है फिलोसफिकल फाउंडेशन में. दूसरी फाउंडेशन हमारे पास हिस्टोरिकल. हिस्ट्री से हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो करिकुलम डिज़ाइन करते हुए उसमें डाला जाता है. तीसरे नंबर पे हमारे पास है फिजियोलॉजिकल. बच्चे की जो फिज़िकल हेल्थ है उस हवाले से एक कंप्लीट जो प्लान है या मुकम्मल जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में डाले जाते हैं. और नंबर 4 पे सोशियोलॉजिकल. सोसाइटी के हवाले से एक कंप्लीट जो एक्टिविटीज़ है, कम्प्रिहेंसिव प्लान है, वो सारा करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का हिस्सा बनता है. इस तरह ये चारों बुनियादें 4 फाउंडेशन खड़ी होती हैं. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है करिकुलम एंड टीचर. करिकुलम उस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब एज ए टीचर आपके लिए
इसका स्कोप डिफाइन करना मुश्किल हो। सो इस लेक्चर में आप ये सीखेंगे कि करिकुलम डेवलपमेंट का जो स्कोप है उसको आइडेंटिफाई कैसे करना। आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर आप ये भी सोचते हैं कि ये जो स्कोप ऑफ करिकुलम है ये आपके काम के ऊपर, जो आपका करिकुलम का जो काम है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है स्कोप का। सो समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ व्हाट इज़ करिकुलम, आप स्लाइड पे भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर एक क्वेश्चन है हु इज़ इन चार्ज ऑफ करिकुलम। क्या आप ये सोचते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट है या प्रिंसिपल है या टीचर है, क्या ये इन चार्ज है? सो अगर हम इसको करिकुलम की डेफिनेशन देखें ना तो हमें उसमें इसका जवाब मिलेगा। करिकुलम रेफर्स टू everything that students learn, are taught, or even exposed to both in school and in the world at large। करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है। मीन्स वो तमाम एक्टिविटीज़ जो बच्चा स्कूल में या स्कूल से बाहर सीखता है, छोटे पैमाने पे सीखे या बड़े पैमाने पे, वो सारा करिकुलम में आता है। When we talk about curriculum development, जब हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करते हैं अगरचे हम बात कर रहे होते हैं करिकुलम के हवाले से, और ये भी हम जानते हैं कि जनाब ये इसकी जो कॉन्शियसली जो हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स मिल के डिज़ाइन करते हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ब्रॉडर है। स्कूल के अंदर तो यूज़फुल है ही है, स्कूल के बाहर की दुनिया में भी करिकुलम यूज़फुल है। अगर हम इसके स्कोप की बात करें, ये एक पॉइंट है डिफाइनिंग द स्कोप। करिकुलम का जो स्कोप है डिफाइन करना एक डिटेल के साथ, तफसील के साथ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कई वजूहात की वजह से, फॉर मल्टीपल रीजंस। सबसे जो पहला रीज़न है, नंबर 1 पे है, टू अवॉइड बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय अनफोकस्ड इन करिकुलम प्लानिंग। करिकुलम प्लानिंग के दौरान सबसे जो पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो इसका जो स्कोप है, वो ये है कि परेशानी से बचना है। यानी कि डिस्टर्ब नहीं होना है, करिकुलम प्लानिंग करते ओवरवेल्म्ड नहीं होना है। नंबर 2, टू हेल्प यू असेस स्टूडेंट रेडीनेस फॉर एंड रिसेप्टिवनेस टू अ पर्टिकुलर करिकुलम। मतलब आपने किस चीज़ में हेल्प करनी है करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से? ये जो करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, बेसिकली ये आपकी हेल्प आउट करता है ताकि आप असेस कर सकें स्टूडेंट्स की जो रेडीनेस है कि वो पर्टिकुलर करिकुलम को रिसीव करने के तैयार है भी या नहीं भी। नंबर 3, टू हेल्प यू कोलैबोरेट। करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में बेसिकली आपकी ही मदद होती है ताकि आप मिलजुल के काम कर सकें, कोलैबोरेट कर सकें फैमिलीज़ या बाकी टीचर्स के साथ, ताकि स्टूडेंट्स को एक कोहेरेंट और एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस मिल रहा है उनको उनकी लर्निंग के दौरान।
स्कूल वाइड एंड डिस्ट्रिक्ट वाइड प्लान्स, ये एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। बाज़ औक़ात जो करिकुलम का जो स्कोप होता है वो एक स्कूल या पूरी एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कवर करता है, एक मखसूस सब्जेक्ट में। तो इस सूरत हाल में जो करिकुलम डेवलपमेंट है, करिकुलम डेवलपमेंट में आपको एक बना बनाया एक प्रोग्राम परचेज करना पड़ता है, और फिर वो जो कहने का मकसद ये है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स या कुछ स्कूल्स के लिए करिकुलम के लिए आपको एक बना बनाया प्लान, और फिर वही प्लान आपको पब्लिश भी करना पड़ता है किसी गाइड की सूरत में, ताकि स्टूडेंट्स की जो डेवलपमेंट है वो आपके जाने के बाद या साल गुजरने के बाद भी बच्चों की जो डेवलपमेंट है उसी तरह ही चलती रहे। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, वहाँ पे ऐसे ही है, बना बनाया एक करिकुलम गाइड मौजूद है, टीचर चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो गाइड के मौजूद होने की वजह से उसी को फॉलो किया जाता है और उसी के मुताबिक चला जाता है, और इस तरह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन किया जाता है। इस लेवल पे जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसमें वर्टिकल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। दो तरह की प्लानिंग होती है, एक वर्टिकल प्लानिंग होती है, दूसरी हॉरिजॉन्टल प्लानिंग होती है। वर्टिकल प्लानिंग होती है ऊपर से नीचे, छोटे से बड़े सारे मुलाजिम जो भी इसमें वर्कर हैं, ऊपर से नीचे जितने भी लोग हैं वो सारे इन्वॉल्व होते हैं करिकुलम की प्लानिंग में। दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल, यानी कि सारे सिर्फ ऑफिसर लेवल पे या छोटे लेवल पे बात होती है और कोई इन्वॉल्व नहीं होता, वो हॉरिजॉन्टल पे। और ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स कैसे ग्रो करेंगे और वक्त के साथ साथ कैसे चेंज होंगे, और फिर ये देखेंगे जो उन्होंने उस साल सीखा है उसको बाकी आने वाली ज़िंदगी में कैसे यूज़ करेंगे। स्कूल वाइज या ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो प्रोग्राम होते हैं, ये हमेशा एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस के साथ इनको डिज़ाइन किया जाता है कि, और ये देखा जाता है कि बच्चा, फॉर एग्जांपल एक बच्चा किसी करिकुलम, एक स्कूल है उसका एक करिकुलम डिज़ाइन किया गया है, तो उस करिकुलम का मकसद ये था कि 5 साल बाद बच्चा कहाँ पे होगा और बच्चे के ऊपर इस करिकुलम का क्या असर होगा। ये होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और इसमें मखसूस जो गोल्स हैं वो सेट किए जाते हैं, और फिर ये भी देखा जाता है कि बच्चे को कौन सी स्किल्स, कौन सा नॉलेज कंट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। और हर साल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, एवरी ईयर हैज़ अ डिफरेंट एक्टिविटी, एवरी ईयर नॉलेज और जो भी स्किल्स बच्चे को दी जाती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, और ये स्किल्स या नॉलेज बच्चे को सिर्फ एवरी ईयर, हर साल इस वजह से डिफरेंट दिया जाता है ताकि वो जो गोल्स हमने सेट किए थे पहले तो उनको अचीव किया जा सके। स्कूल वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज जो प्रोग्राम होते हैं इनकी स्पाइरल नेचर होती है, स्पाइरल, स्पाइरल शेप। आप इसको ज़रा यूट्यूब पे देखिएगा या गूगल पे देखिएगा कैसी होती है, जैसी हमारी गैलेक्सी है, तो स्पाइरल नेचर होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स होते हैं। सादा लफ्ज़ों में स्टूडेंट्स एक आइडिया को बार बार विज़िट करते हैं, एक आइडिया को स्टूडेंट्स बार बार विज़िट करते हैं, और फिर जो स्किल्स बच्चे सीखते हैं या स्टूडेंट सीखते हैं उन स्किल्स को भी बार बार रिपीट करते हैं, बार बार हर साल उसको बार बार रिपीट करते हैं, और फिर जैसे ही बच्चे का माइंड डेवलप होता है साथ साथ, तो वो उस स्किल में, उस प्रोफिशेंसी में, उस नॉलेज में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल कर चुके होते हैं, माहिर हो चुके थे। अच्छा, इसमें नेक्स्ट मैं एक पॉइंट छोटा सा डिस्कस करने लगा हूँ, ये है यूनिट प्लान।
करिकुलम डेवलपमेंट का एक और छोटा सा स्कोप है, वो है यूनिट प्लान। अच्छा, अब यूनिट क्या है? यूनिट बेसिकली एक चंक ऑफ टाइम है, एक ऐसा मखसूस टाइम है जो कि पर्टिकुलर कंटेंट एरिया में गुजारा जाता है, या मुख्तलिफ एरियाज में वो चंक ऑफ टाइम गुजारा जा सकता है। इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो उस एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज़ जो है ना बच्चे देते हैं, पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज़ से या पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स गुजरते हैं बार बार। इस वजह से इसको यूनिट के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब लिटरेसी में कुछ यूनिट्स की अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो सबसे पहले जेनरल स्टडी हो सकता है। अच्छा, जनरल स्टडी में मिस्ट्रीज भी हैं, फैंटेसी जिसको ड्रीमिंग कहा जाता है, फैंटेसी भी है, बायोग्राफी भी है। नंबर 2 पे यूनिट प्लान के हवाले से मैं आपको गाइड करूँ, अगर इसकी एग्जांपल दूँ, ये है नॉन फिक्शन राइटिंग। एक होती है फिक्शन राइटिंग, दूसरा होता है नॉन फिक्शन राइटिंग। ये नॉन फिक्शन राइटिंग, फिक्शन कहते हैं अफसाने को। नंबर 3 पे है ऑथर स्टडीज। अब अगर सोशल स्टडीज के जो यूनिट ऑफ स्टडी है उसमें क्या हो सकता है, कौन से टॉपिक हो सकते हैं? नंबर 1 पे नेबरहुड, हमसायों के हकूक, आपने पढ़े होंगे। नंबर 2 पे है द सिविल वॉर। नंबर 3 पे है कॉलोनियल अमेरिका। अब मैथ के जो यूनिट्स हैं उसमें क्या शामिल हो सकता है? नंबर 1 पे है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नंबर 2 पे है फ्रैक्शन या डेसिमल। नंबर 3 पे है टू डायमेंशनल जियोमेट्री। तो अगर स्टूडेंट्स आप ये जो मैंने आपको यूनिट्स बताए हैं 2 सब्जेक्ट्स के, या एक जो आइडिया है, आप ज़रा नोट करें इन्हीं टॉपिक्स को, इन्हीं आइडियाज़ को, इन्हीं यूनिट्स को आप रिलेट करें हमारे आज के लेक्चर से। हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 जो है वो बेस करता है स्कोप ऑफ करिकुलम पे। तो ये करिकुलम का स्कोप ही है कि आप अगर इन्हीं सब्जेक्ट्स को देखें, नेबरहुड आप पढ़ रहे हैं उसमें सोशल स्टडीज़ में, या आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ रहे हैं मैथ में, क्या ये करिकुलम का स्कोप नहीं है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में ये चीज़ें करें और बाहर जाके मार्केट में जाके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंडिपेंडेंटली करें, किसी बंदे को ना कहना पड़े। वही बच्चा जब कल को मुआशरे में बड़ा होगा तो फिर उसके हमसाए में यकीनन कोई ना कोई उसके नेबर रहते होंगे। उन हमसायों के क्या हकूक़ हैं, स्कूल में पढ़ेगा तो जाके उन हकूक़ का ख्याल रखेगा। तो इस वजह से मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में कहा था कि करिकुलम का एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो स्कूल और स्कूल के बाहर सारी ज़िंदगी चलता रहता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम इस लेक्चर के कंक्लूजन की जाने बढ़ते हैं। टू सम अप द डिस्कशन को वाइंड अप करते हुए मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये जो करिकुलम है इसका बहुत बड़ा स्कोप है, वाइडर स्कोप, इट हैज़ वाइडर स्कोप। और यही जो स्कोप है ये हमेशा किसी भी स्टूडेंट को, दुनिया का कोई स्टूडेंट होगा, चाहे नॉर्मल स्टूडेंट हो चाहे स्पेशल स्टूडेंट हो, वो बच्चे को लाइफ लॉन्ग तादम आखिर एक बहुत बड़ी कामयाबी की जानब लेके जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो करिकुलम है कि करिकुलम फाउंडेशन बेस करती है हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, फिजियोलॉजिकल और सोशल फाउंडेशन पे ना। Therefore, its scope is concerned with the quality learning of the student only. इसी वजह से इसका जो स्कोप है वो बच्चे की क्वालिटी लर्निंग पे फोकस करता है। So student, this is our
lecture number 3 today about scope of curriculum 1.3. I hope this would be nice learning for all of you. So if you have any question, you can ask please in the comment box, and you can you can ask me in my WhatsApp number as well. So see you inshallah in next lecture number 4. Thank you very much. Take good care and good luck.